वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम कृतिका पारिक है, मैं अकेडमी पर एजुकेटर हूँ और मैं गाइज मई 20 से रेगुलर यहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ नेट कैटेगरी के लिए। मैं यहाँ पे नेट कैटेगरी में दोस्तों पढ़ाती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2। आप भी मेरे साथ में सब बन सकते हैं और जुड़ सकते हैं रेफरल कोड UGC 10 की हेल्प से। हम कल तक की क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे साइक्लोन से रिलेटेड। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज आपके क्वेश्चंस आएंगे मेनली टॉर्नेडो से रिलेटेड। गाइस 25 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, जिसका पहला सवाल है आपके सामने। 2 स्टेटमेंट है, उन्हें कंसिडर करिए और सही जवाब बताइए। Okay, so right answer is option number C. So both options are correct. First question is that tornado is nothing but a cyclone. टॉर्नेडो दोस्तों जब यूनाइटेड अमेरिका के अंदर स्पेशली अमेरिका में आने वाला जो अमेरिका के वेस्ट पार्ट में आने वाला जो साइक्लोन है या जो तूफान है उसे हम टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। सो इट इज नथिंग बट अ साइक्लोन। ये एक करेक्ट है क्योंकि साइक्लोन और कुछ भी नहीं होता, एक लो प्रेशर जोन होता है जो कोरियालिस फोर्स के इफेक्ट से हाई टू लो प्रेशर जोन पे जब विंड्स चलती हैं तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियालिस फोर्स वो रोटेट हो जाती हैं और अपना एक नया तूफान को वो जन्म देती हैं। इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्नेडोज। तो जैसे ज्योति मीना है क्लास में, वो ये बोल रही हैं कि मैम इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए ज्योति, आप एक बार पूरी सीरीज जाके देखिए। बहुत जल्दी किसी भी चीज को जज करना ये शायद स्टूडेंट की पहली मिस्टेक होती है जो आपको आपके गोल से दूर लेकर जाती है। अब जैसे मैं इसी का एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपने यहाँ पे आंसर कर दिया कि दोनों सही हैं। पहला तो मैं मानती हूँ सही है। आप में से कोई है क्लास में जो ये मुझे बता सके कि क्लाइमेट चेंज कैसे टॉर्नेडोज को इफेक्ट कर रही है? कोई मुझे इसका एक्सप्लेन कर देगा, मैं मान जाऊंगी कि ये सवाल बहुत ईजी था। आपको इजी लगा, आप इंटेलिजेंट है, लेकिन अब आप मुझे ये एक्सप्लेन तो करिए कि कैसे क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है और आपके पास में क्या प्रूफ है कि क्लाइमेट चेंज ने इफेक्ट किया है। जो भी क्लास में है वो जो भी अपना बताना चाहें इसका जवाब। इसका तो हम नाम जानते हैं कि साइक्लोन इज इक्वल टू टॉर्नेडो, यूएसए में आता है। सेकेंड स्टेटमेंट कैसे, हाउ क्लाइमेट चेंज का टॉर्नेडो पे इफेक्ट कैसे पड़ता है? Nobody. Heating and cooling patterns are disrupt obviously. Warm and cold climate. कमलेश, वार्म एंड कोल्ड क्लाइमेट यहाँ इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइक्लोन की। साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का कोल्ड क्लाइमेट से कभी लेना देना नहीं होता है, वो एक्सेस हीटिंग एंड एक्सेस ह्यूमिडिटी की वजह से आता है। ITCZ के साथ इसकी में परिवर्तन होता है या ये ऋतुवत में चलता है, ये तो एक नेचुरल चीज है। देखिए क्लाइमेट चेंज की अगर अपन बात करते हैं तो इसको रिलेटेड एक प्रूफ भी हमारे पास में है, यूएसए के अंदर ही आता है। तो दोस्तों 1973 और 2013 इन सालों की जब रिसर्च करी गई तो ये पाया गया कि 1973 में यूएसए के एक पर्टिकुलर प्लेस ने एक साल में 184 डेज टॉर्नेडोज के फेल किए थे। वहीं 2013 में सिर्फ 79 डेज ही एक साल में टॉर्नेडोज के रह गए थे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि टॉर्नेडोज की जो एक दिन की जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें डिक्रीज हुआ है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, डायरेक्शन वाइज चेंजेस आते हैं क्योंकि हवाओं के पैटर्न्स में भी चेंजेस आने लगते हैं। ये इसके पीछे का मेन रीजन है। और क्यों इफेक्ट कर रही है उसका प्रूफ भी है कि यूएसए में दो सालों की स्टडी करी गई और उसमें देखा गया कि एक साल में नंबर ऑफ टॉर्नेडो डेज के अंदर डिक्रीज हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो घटी है। इसलिए हम यहां आंसर कर रहे हैं कि ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन या एनी स्पेसिफिक रीजन हम
इतने बड़े एग्जाम में किसी भी स्टेटमेंट पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता है। क्लाइमेट चेंज नो डाउट बहुत सी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, वैसे आपके एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे थे, आप लोग बहुत करीब हैं, अपने आंसर्स आपने बहुत अच्छे से दिए हैं, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट कंसिडर करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ बोल रहे हैं नन ऑफ दीज, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ब्रिंग रेन व्हाइल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म डू नॉट। मैं आपको बताऊं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो एक लोकल इवेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल इवेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मींस टेम्परेट स्टॉर्म्स जो बनते हैं वार्म एंड कोल्ड करंट्स के, कोल्ड एयर मास के कनेक्शन की वजह से। इससे फ्रंट्स डेवलप होते हैं, और फ्रंट्स जब डेवलप होते हैं तो बारिश तो होती ही होती है। तो अगर उष्णकटिबंधीय तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान लाते हैं, तो जो बाह्य उष्णकटिबंधीय या शीत कटिबंधीय चक्रवात है वो भी तूफान लेकर आते हैं। तो पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि चक्रवात आ गया और तूफान नहीं आया। अंतर सिर्फ इतना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशन एरिया पे आते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड एरिया पे आते हैं। तो लैंड एरिया पे जो बड़े बड़े तूफान आते हैं, जिसे हम झंझावत कहते हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म की वजह से होते हैं। तो पहला गलत है। दूसरा, अगर हम देखें, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर कॉज्ड ड्यू टू जेट स्ट्रीम वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कॉज्ड ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है वो हमारे अपर एयर सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वेस्टर्लीड से इफेक्ट करती है, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो जोन है वो भी मिड लैटिट्यूड जोन है, तो ये उससे इफेक्ट करते हैं। एक्स्ट्रा और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, एक्सेस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एयर प्रेशर लो हो जाता है, और वहां पे ये लो प्रेशर सेंटर बन जाते हैं, जिससे साइक्लोन जनरेट होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, to which of the following types of rainfall the above description refers to? मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, लेट्स सी क्या करेक्ट आंसर होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोनिक रेनफॉल। क्योंकि हमसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं, दिस टाइप ऑफ रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीफ ओवर कन्वेक्शन। तो दोस्तों, रिलीफ इंडिपेंडेंट है, रिलीफ से भी और कन्वेक्शन से भी। तो संघनन से, संवहन से ही अगर स्वतंत्र है तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। रिलीफ, रिलीफ क्या होते हैं, रिलीफ फीचर है लैंड के। रिलीफ आपका प्लेन रिलीफ हो सकता है, उच्चावत जिसे हम कहते हैं, प्लेटू हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं, कोस्टल रीजन हो सकते हैं। तो जो भी बारिश पहाड़ों से टकरा के होती है उसे हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल या भौगोलिक वर्षा कहते हैं, क्योंकि जब बादल का टकराव पहाड़ों से होता है तो बारिश होती है, जिसे हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी नहीं होगा। बेसिकली इट इज ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टू डिफरेंट एयर मास। टू डिफरेंट एयर मास मींस एक तरफ से कोल्ड एयर मास आ रही है, एक तरफ से हॉट एयर मास आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल। क्योंकि ये जो दो सिचुएशन होती है ना, जहां पे कोल्ड एंड हॉट एयर मास मिलती है, वो फ्रंटोजेनेसिस मतलब वाताग्र के निर्माण की, साथ ही साथ साइक्लोजेनेसिस साइक्लोन के निर्माण को भी वो बढ़ाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे साइक्लोनिक रेनफॉल भी आप कह सकते हैं, इसे आप फ्रंट रेनफॉल भी कह सकते हैं, वाताग्रीय वर्षा, क्योंकि दो डिफरेंट एयर मास मिल रही है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब शीत कटिबंधीय चक्रवात के, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट ओनली टू। क्योंकि हमसे यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा गया था, स्टेटमेंट था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। अब आप पहला सवाल पढ़े, द ओरिजिनेट ओनली ओवर द सी ओवर द ओशियन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता होगा कि ये एक क्लियर फ्रंटल सिस्टम से बनते हैं, मतलब दो डिफरेंट एयर मास का होना जरूरी है। अब दो डिफरेंट एयर मास हमें मिड लैटिट्यूड पे मिलेगी, क्योंकि पोलर एरिया से आने वाली कोल्ड एयर मास एंड ट्रॉपिकल एरिया से जाने वाली हॉट एयर मास। तो इनका एक क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में प्रेजेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एयर मास होता है, जो कि गर्म एयर मास होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं और बड़े एरिया के साथ में ही ये लैंड के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये कहना कि ओनली ओवर दी सी, समटाइम्स ये समुद्र पर भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मिड लैटिट्यूड पे बनते हैं और ये लैंड पे ज्यादा बनते हैं। तो ओनली ओवर द सी, ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के रिगार्डिंग तो करेक्ट है, बट टेम्परेट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा, दे रिक्वायर्ड फ्रंटल सिस्टम टू गेट एक्टिवेटेड। ऑब्वियसली फ्रंटल मीन दो डिफरेंट एयर मास का होना जरूरी है, या तो आप ठंडी और गर्म, पहला दूसरा करेक्ट है। थर्ड आप देखेंगे कि सिंस दे कैन मूव ओनली वर्टिकली अबव, दे मस्ट बी कैरिड लेटरली बाय जेट स्ट्रीम इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। जेट स्ट्रीम का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, दैट मींस दे आर मूविंग हॉरिजॉन्टली। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, दैट मींस दे आर आल्सो मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो इनका वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और जेट स्ट्रीम का इसमें कभी कोई रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये निचले हिस्सों में देखा जा रहा है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ओनली ऑप्शन नंबर 2। तीसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। हेलो, चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करते चलो और लाइक करते चलो वीडियो को। और अगर आपको लगे कि एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ समझ में नहीं आया है, जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूं, तो भी आप मुझे बताते चले। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि आज की क्लास में आपको साइक्लोन टॉर्नेडो से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन डिसिपेट ऑन रीचिंग द लैंड, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट। अगर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें, मानिए कि ये कंप्लीट है, ये जो एरिया है ये उष्णकटिबंध का है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का है, और ये एरिया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का है। तो ये कहना कि लैंड एरिया तक आते आते ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो समाप्त नहीं होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों चल रहे हैं, इनके दोनों के पीछे एक एनर्जी वर्क कर रही है। तो दोनों को क्या सेम एनर्जी वर्क कर रही है, ये देखने की जरूरत है। हमें ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन की डिमांड है कि वो समाप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो चीज उन्हें चला रही है वो चीज समाप्त हो रही है। तो पहले आप इस चीज का पता लगाइए कि क्या ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों साइक्लोन को के पीछे चलने वाला जो फोर्स है या जो एनर्जी वर्क कर रही है वो सेम है क्या। यहां पे हम क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि वो सेम नहीं है। क्यों?
क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे पहुंच के खत्म हो रहा है जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल खत्म नहीं हो रहा है, तो दोनों की जो एनर्जी सोर्स है वो डिफरेंट है। अब वो क्या है, ट्रॉपिकल की अगर अपन बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, तो उस चक्रवात को एनर्जी कहां से मिल रही है, ह्यूमिडिटी से, क्योंकि वो एक लो प्रेशर एरिया है, आसपास का हाई प्रेशर एरिया से हवाएं बहुत तेज उस एरिया में आती है, कोरालिस फोर्स की वजह से वो सर्कुलेट होती है और उस सर्कुलेशन की वजह से साइक्लोन बनता है। तो उसके लिए वहां पे मौजूद जो लेटेंट जो कंडेंसेशन होता है और उससे निकलने वाली जो लेटेंट हीट होती है, वो उसका एक तरह से क्या है, ह्यूमिडिटी जो क्रिएट हो रही है वो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आप सोचिए कि जैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन सी को छोड़ करके लैंड के पास जाएगा, वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका वो नहीं मिल पाएगा, तो वो टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फ्रंटल सिचुएशन, मतलब दो डिफरेंट काइंड ऑफ एयर मास उसे मिलनी चाहिए। तो अगर वो एयर मास उसे लैंड एरिया पे मिल रही है तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि दोनों की सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो एनर्जी मिल रही है, मॉइस्चर मिल रहा है, वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है, इस वजह से वो टूटता है। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनर्जी क्योंकि फ्रंट से मिलती है और वो लैंड पर भी अवेलेबल होता है, तो वो मेंटेन रहता है। इस वजह से दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। नेक्स्ट है, through a tropical cyclone typically move from east to west. In the tropics, its track may shift poleward and eastward, called as recurvature. This may occur due to the influence of. Good evening, everyone. यहाँ पे दोनों ही सवाल हमारे सही होंगे। क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट चलता है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेस्ट टू ईस्ट चलता है। तो अब क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ चल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर बढ़ रहा है, इसका ट्रैक ध्रुव की ओर, पूर्व की ओर शिफ्ट हो सकता है, जिसे पुनरावृत्ति कहा जाता है। इसके पीछे क्या प्रभाव है, देखिए ये जो टर्म हमने यहाँ पे यूज किया है आपके लिए, रिकर्वेचर, जिसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है। स्पेशली ये घटना कहाँ होती है, जो भी बड़े बड़े महासागरीय बेसिन है, ओशियन बेसिन के वेस्टर्न साइड के ऊपर ये मेजरली ये तरह की घटनाएं देखने को मिलती है और वहां पे घटनाएं बहुत ही कॉमन होती है। टाइफून लॉक 2006 के अंदर इस तरह की घटना देखी गई थी, जिसे हम चक्रवात की पुनरावृत्ति कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महासागरीय बेसिनों के अगर हम पश्चिमी हिस्सों की बात करते हैं तो आने वाली हवाओं की वजह से पुनरावृत्ति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एकाएक जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड जेट स्ट्रीम दोनों ही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी ओशन बेसिन के वेस्ट की साइड में और पोलवर्ड, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वहां पे बहुत कॉमन है। ठीक है, और वहीं पे अगर वो वापस आ रहा है तो उसे पुनरावृत्ति कहेंगे। नेक्स्ट, हाउ डू ट्रॉपिकल साइक्लोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉड्यूलेटिंग रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट।
वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में जैसा बात करें कि वैश्विक जलवायु को भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जो इवेंट है ये कोई लोकलाइज्ड इवेंट नहीं होता है, साइक्लोन का आना ये एक ग्लोबल इवेंट है। जैसे आपने देखा कि कहीं पे इसको टॉर्नेडो कहा जा रहा है, हरिकेन है, टाइफून है, विली है, साइक्लोन है, इसका मतलब ये कंप्लीटली ग्लोबली इफेक्ट करते हैं। तो जब कभी भी कहीं पे भी साइक्लोन जनरेट होता है तो हम ये बात करते हैं कि इक्वेटर से हवाएं कहाँ जा रही है, ट्रॉपिकल एरिया के टेम्परेट एरिया में जा रही है, जहां पे दो डिफरेंट एयर मास टकरा रही है। तो वो किस वजह से हो रहा है, एक्सेस हीट की वजह से। तो जो हीट एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जब मूवमेंट करती है तो वो टेम्परेट इलाकों में जाती है और वहां पे पोलर से आने वाली और हवाओं के साथ में वो मिक्स हो जाती है। और अगर अपन बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, तो बिल्कुल इनका जो इफेक्ट होता है, क्योंकि अपने साथ में बहुत हैवी रेनफॉल के लिए जाने जाते हैं, तो जो सूखाग्रस्त जो ड्राफ्ट एरियाज होते हैं वहां पर भी ये वर्षा ला सकते हैं, फ्लड की सिचुएशन तक ये क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हैवी रेनफॉल होता है, बहुत बड़ी मात्रा में तूफान आता है। चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन आर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिल्कुल, अब सी इसलिए करेक्ट है क्योंकि साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर एरिया होता है, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर एरिया होता है, पहला सही है। largely confined to the area lying between 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। देखिए ये तो हम जानते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं, बट गाइस ये एब्सेंट होते हैं बेल्ट ऑफ काम में। मतलब जो 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का बेल्ट है वहां पे कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कोरियालिस फोर्स नहीं होता है। हालांकि वहां पे भी लो प्रेशर जोन बनता है, हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है, लेकिन जो साइक्लोन को बनाने में हेल्प करता है ना, कि हवाओं को घुमा दिया, वो यहां नहीं हो पाता क्योंकि कोरियालिस फोर्स नहीं होता है। तो दूसरा गलत है, इसके बेस पे आपने आंसर बता दिया। लेकिन अब आप एक तीसरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझेंगे कि लाइक अ हीट इंजन दैट इज एनर्जाइज्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन अकाउंट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ विंड मॉइस्चर, कि ये क्या करते हैं, ऊष्मा इंजन की तरह काम करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब कभी भी समुद्र से हवाएं गुजरती हैं, मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर समुद्र है जहां पे साइक्लोनिक सिचुएशन वहां पे बन रही है, तो वहां पे निकलने वाली ओशियंस और सी से निकलने वाली जो हवाएं होती हैं वो जब कंडेंस्ड हो जाती हैं, तो आपको पता है कि जब कंडेंसेशन होता है तो लेटेंट हीट रिलीज होती है। कभी आपने देखा है कि आपके घर में बारिश आने के पहले मौसम अच्छा होता है, लेकिन जब बारिश आके चली जाती है तो एटमोस्फियर में एक अजीब सी गर्मी क्रिएट हो जाती है। वो क्यों हो रही है गर्मी? वो इसलिए हो रही है क्योंकि बादलों में मौजूद जो लेटेंट हीट थी वो अब धरती पे आ चुकी है, गुप्त ऊष्मा निकल के आ चुकी है, तो वो ऑटोमेटिकली एटमोस्फियर में एक हीटिंग का काम करती है। तो वही चीज, सेम चीज यहां हो रही है कि ओशियन और सी से गुजरने वाली हवा कंडेंसेशन के प्रोसेस से जब लेटेंट हीट निकलती है तो एटमोस्फियर में एक मॉइस्चर क्रिएट होता है, और उसी मॉइस्चर की वजह से साइक्लोनिक सिचुएशन जनरेट हो पाती है। तो सी करेक्ट आंसर है। कौन सी बुक की फोटो की बात कर रहे हो रोहित आप? नेक्स्ट है, सम इनिशियल कंडीशन फॉर द इमरजेंस ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इंक्लूड। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उभरने की कुछ प्रारंभिक स्थितियों में शामिल है। ओके मैं कर दूंगी शेयर, नो डाउट मैं कर दूंगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ओनली।
क्योंकि अगर आप एक जनरल बात करें, हमसे बहुत क्लियर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों आता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जितनी भी पढ़ रहे हैं, वो सारी कुछ थ्योरीज हैं, सभी के कुछ विशेषताएं हैं, तो किसी में कुछ कमियां भी हैं। तो अब तक के जितने साइंटिस्ट हुए हैं, अब तक के साइंटिस्ट ने सबने इसको लेके अलग अलग अपनी थ्योरीज प्रेजेंट करी है। तो उससे रिलेटेड कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स निकल के आए हैं कि ठीक है, कुछ रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक रीजंस को हम पहचान सकते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, एक तो वो ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर एक्सेस होता है, इस वजह से ये सिचुएशन होती है। मतलब यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर या दो डिफरेंट टेम्परेचर का रोल नहीं है, टेम्परेचर एक्सेस होता है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, और उसकी ह्यूमिडिटी के मॉइस्चर जो होता है उससे साइक्लोन को हेल्प मिलती है, वो उसका एक एनर्जी सोर्स है। ये बात एक फिक्स है। दूसरी, इक्वेटर पे साइक्लोन का नहीं आना, और 10 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा आना। और क्योंकि कोरालिस फोर्स भी इक्वेटर पे नहीं होता, 10 से 30 डिग्री के बीच में वो बढ़ जाता है, तो उससे रिलेट करके स्ट्रॉन्ग कोरालिस फोर्स, जो कि इनके विंड्स के डायरेक्शन को डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू द सी, गाइस आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थल से समुद्र की ओर पवनों का, थल से समुद्र की ओर अगर मान लीजिए कि पवने जा रही है, तो सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए कि टेम्परेचर जो होगा वो थल ऑलरेडी ओशन एरिया का हाई रहा होगा, इसी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, और जो थल से हवाएं आ रही है उनमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, जबकि साइक्लोन का जो एनर्जी सोर्स है, प्राइम एनर्जी सोर्स है, वो है मॉइस्चर। तो लैंड टू सी ब्रीज अगर चल रही है, तो साइक्लोन के फॉर्मेशन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर एक बात करते हैं हम थर्ड नंबर के ऑप्शन की, कि कोल्ड वेदर फॉर फ्रंटल फॉर्मेशन। तो ये तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रॉपिकल इलाका है, कोल्ड वेदर तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो टेम्परेट साइक्लोन्स के लिए जाना जाता है। इस वजह से हमने आंसर किया है सिर्फ ओनली ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ टाइफून। अगर मान लीजिए कि पिछले ऑप्शन में ये लिखा होता कि लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर आ रही है, तो हम उसको मान सकते थे। बिल्कुल सही है मानवी, आप आगे, वो बिल्कुल बेस्ट किताब है। चलिए देखिए, यहाँ आपका जो आंसर होगा वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसलिए है, हमसे पूछा जा रहा है टाइफून के बारे में। सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर टाइफून है क्या। तो देखिए दोस्तों, हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह पे जो साइक्लोन आते हैं, उनके सब जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, एक मिनट। वैसे आज मुझे बहुत दिनों के बाद में मौका मिला है मैप बनाने का। थोड़ा अमेरिका के पास में आता है तो थोड़ी सी जगह की कमी रह जाती है, बट कोई ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है। ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन है, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर का नॉर्थ, प्रशांत महासागर का साउथ, प्रशांत महासागर का वेस्ट, प्रशांत महासागर का ईस्ट। अब देखिए, साइक्लोन जो होता है उसमें हमने बात करी टाइफून की, तो ये वाला जो इलाका है, चीन और जापान, इस इलाके में ये आता है। यहीं पे इसे क्या नाम दे दिया जाता है, टाइफून। ठीक है,
टाइफून। और अगर इसकी बात करी जाए तो टाइफून का जो है ये आपके लगभग लगभग 180 डिग्री टू 100 डिग्री 180 टू 100 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ये आता है, ठीक है। और अगर इसकी लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्योरली ट्रॉपिकल इलाके में आता है, ट्रॉपिकल एरिया में ये आता है। तो टाइफून एक प्योरली ट्रॉपिकल एरिया में आने वाला एक तूफान है, ठीक है। इसके साथ साथ अब क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। बात अगर करी जाए तो ये हमारे ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड के 1/3 पार्ट जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उसको ये कवर करता है। जैसे यहाँ टाइफून आता है वैसे सेम कैलिफोर्निया के पास में टॉर्नेडो आता है, ठीक है। और यहाँ पे नियर द कैरेबियन कैस्पियन सी यहाँ पे आपके आता है हरिकेन, ठीक है। तो अगर बात करी जाए कि टाइफून कहाँ आता है तो टाइफून नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में आता है। टॉर्नेडो की अगर बात करी जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आता है। हरिकेन अटलांटिक ओशन में आता है। और बात अगर करी जाए साउथ वेस्ट ओशन में आपके साइक्लोन आता है। अब एक बार वापस से आप क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ए टाइफून, तो इट्स टाइफून है टेम्परेट साइक्लोन, बिल्कुल गलत। अभी हमने देखा ट्रॉपिकल है। डेवलप्ड मेनली बिटवीन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। 1 डिग्री टू 100 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, सेकंड भी गलत। थर्ड देखिए, अकाउंट फॉर नियरली 80% ऑफ ऑल 3 साइक्लोन इन द वर्ल्ड। मैंने बताया है कि ये 1/3 मतलब लगभग 30% के अराउंड ही आता है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी, सारे ही ऑप्शंस इसके गलत थे। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए साइक्लोन। अगर आपने पिछले 11 क्वेश्चंस मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए करे हैं तो ये आंसर, ये क्वेश्चन आपका है, आराम से कर सकते हो आप। वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मैंने लगभग 5 से 6 बार अभी वाली क्लास में बोला होगा कि जो एटमॉस्फेयर से हीट रिलीज होती है, कंडेंसेशन से जो हीट रिलीज होती है, जो लेटेंट हीट रिलीज होती है, वो उसका एक प्राइमरी सोर्स होती है। वेरी गुड, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है? Guys, this is the most easiest question. Right answer is option number A. Just because Coriolis force is absent at the equator, like 0 to 5 degree north and south, that's why tropical cyclone are not formed at the equator. Next is consider the following statement. Guys, which of the above are incorrect? मैं बता रही हूं आपको कौन सा गलत है। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। पहली अगर बात करते हैं तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन हैज अ लो प्रेशर सेंटर। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल डिप्रेशन एक प्योर साइक्लोन का ही एक टाइप होता है एंड बेसिकली दिस इज द ग्रुप ऑफ थंडरस्टॉर्म। ये आपके जो तूफान आते हैं उनका एक ग्रुप होता है।
तो जैसे हमने बोला कि जस्ट लाइक अ साइक्लोन दे टू हैव अ क्लियर सर्क्यूलर स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली नॉट, अगर सैटेलाइट की हेल्प से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बे ऑफ बंगाल में जो तूफान आते हैं उसे हम डिप्रेशन कहते हैं, और वो एक क्लियर साइक्लोनिक फॉर्म में नहीं आते हैं। बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब इस अमाउंट में आते हैं कुछ इस तरह से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और ये ग्रुप होता है पूरा। और कंपैरेटिवली साइक्लोन जो होता है उसका एक छोटा रूप होता है, और ये वहां आता है जहां पे कंप्लीटली जो नियर आइसोबार्स होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एयर प्रेशर इफेक्ट होता ही है साइक्लोन में, तो एक या दो आइसोबार्स के बीच में ही ये सिमट करके रहता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, which of the following preconditions are essential for formation of tropical cyclone? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए कौन सी पूर्व शर्त आवश्यक है, या ये बात कि इतना तो होना ही चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। नो, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली सेकंड एंड थर्ड। आप लोग बोल रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। गाइस, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स, ये असेंशियल है फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिक टेम्परेट साइक्लोन, सॉरी, मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स, ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेट साइक्लोन के लिए असेंशियल है, तो पहला गलत। बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कोरालिस फोर्स। ऑब्वियसली मान लीजिए कि यहाँ पे लो प्रेशर है, इस जगह पे हाई प्रेशर है, हवा अगर सीधी आ रही है तो तूफान नहीं आएगा, लेकिन अगर हवा को कोई ऐसा फोर्स है जो उसको टिल्ट कर रहा है तो तूफान आएगा। तो ये जो फोर्स है ना, इसी को हम कोरियालिस फोर्स बोल रहे हैं, यही कोरियालिस बल है। तीसरा आप देखेंगे, अनस्टेबल कंडीशन इन दी ट्रोफोस्फियर। ऑब्वियसली ये होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ट्रोफोस्फियर के अपर पार्ट तक अनस्टेबल कंडीशन नहीं होगी तब तक साइक्लोन के आसपास का जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट नहीं होगा। साथ ही साथ जो वर्टिकल जिसे अपन कहते हैं जो वर्टिकल विंड वेज होती है उसमें भी दिक्कत होनी चाहिए, वरना जो मॉइस्चर है, लेटेंट हीट का मॉइस्चर है, वो नहीं पहुंच पाएगा। तो अनस्टेबल कंडीशंस का मतलब ये है कि आसपास के विंड्स का जो वर्टिकल विंड्स का जो डिफ्लेक्शन है वो अनस्टेबल कंडीशन में होना चाहिए, ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इजीली पहुंच जाए लेटेंट हीट के लिए, गुप्त उष्मा आराम से पहुंच जाए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन डिसिपेट ऑन रीचिंग द लैंड, व्हाई? आप लोग डी क्यों दे रहे हैं? ऑल ऑफ द अबव कैसे? ट्रॉपिकल साइक्लोन डिसिपेट ऑन रीचिंग लैंड, व्हाई? आपने एक ऑप्शन पढ़ा, ऑप्शन नंबर सी, कोरालिस फोर्स दैट डिराइव्स द साइक्लोन किजेस टू ऑपरेट ऑन लैंड, जो चक्रवात को संचालित करता है भूमि पर कार्य करना बंद कर देता है। ऐसा आपको किसने कहा कि कोरालिस फोर्स सिर्फ और सिर्फ ओशन एरिया पर ही काम करता है? गाइस, कोरालिस फोर्स एक कंप्लीटली अर्थ पे लगने वाला फोर्स है, जो जनरेट होता है अर्थ के रोटेशन से। तो अर्थ का जो रोटेशन से अगर कोई फोर्स जनरेट हो रहा है तो वो लैंड पर भी वर्क कर रहा है, तो वो ओशन पर भी वर्क कर रहा है, ये खत्म नहीं होता है। जनरली आपने कल, जैसे कल की क्लास में अंकित है, अंकित ने बोला भी था
कि मैम इसीलिए जो लॉन्चिंग इवेंट, लॉन्चिंग स्टेशंस होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस, वो बीच वाले एरिया में लगाए जाते हैं, मतलब नियर द इक्वेटर लगाए जाते हैं ज्यादातर मोस्टली, ताकि कोरियालिस फोर्स उनको इफेक्ट ना करे। तो अब आप ये बात कैसे कह सकते हो कि भूमि पर पहुंचते ही कोरियालिस फोर्स खत्म हो जाता है? तो ये तो एक टोटली गलत बात है। तो इस वजह से सी तो कंप्लीटली नहीं होगा, सी नहीं होगा तो डी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे सामने बचा है कि या तो हम ए कर दें या बी कर दें। मेनली साइक्लोन, वही बात है, सोर्स क्या है? सोर्स मैंने बताया मॉइस्चर सप्लाई, तो ए आंसर हो जाएगा। फ्रिक्शन ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स विद द ग्राउंड डिसिपेट टू द स्टॉर्म, जमीन के साथ नमी से भरी हवाओं का घर्षण तूफान को खत्म कर देगा। गाइस, अगर नमी से भरी हवाएं अगर तूफान को मिलेगी तो वो खत्म होगा या बढ़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली पहले में हम ये पहुंच बोल रहे हैं कि भूमि पर पहुंचने पर नमी बंद हो जाती है, दूसरे में आप बोल रहे हो कि जमीन पे पहुंचने पर नमी से भरी हवाएं से मिल जाती है। तो अल्टीमेटली ट्रॉपिकल साइक्लोन का सोर्स क्या थी? ह्यूमिडिटी थी, नमी थी। मॉइस्चर अगर उसको जमीन पे जाने पर मिल रहा है तो वो बंद कैसे हो सकता है? वो तो बढ़ेगा आगे, जैसे टेम्परेट साइक्लोन बढ़ता है। तो वैसे ही बी तो है, बी तो उसका हेल्प कर रहा है। हमें बोल रहे हैं, हमें पूछा गया कि समाप्त क्यों हो जाता है, तो पहली बात तो बी जैसा कुछ है नहीं, और अगर है तो वो फेवरेबल कंडीशन है, तो इसलिए बी भी नहीं होगा, सिर्फ ए आंसर होगा। घर्षण की वजह से नहीं, नमी से भरी हवाएं अगर मिल जाएगी तो वो पूरा ही हो जाएगा ना। और लैंड टू सी अगर हवा चलती है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, सी टू लैंड में मॉइस्चर कंटेंट होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला। केवल समुद्र के ऊपर आते हैं क्योंकि मॉइस्चर मिलता है, पहला सही है। दूसरा, इन दी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली मूव ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट इसलिए मूव करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो अगर मान लीजिए कि केवल अगर ग्लोब की तरफ अपन देखें तो जो इक्वेटोरियल एरिया है, तो इक्वेटर वार्ड जो साइड है, मान लीजिए कि कोई सब ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया से अगर कोई हवाएं इक्वेटर की तरफ आ रही है तो जनरली वो हवाओं का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ डायरेक्शन होता है। इसकी वजह से जनरली ये ऐसा होता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होते हैं वो भी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो जो जनरल ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो यहां से चला करती हैं, और क्योंकि वो सब ट्रॉपिकल एरिया एक हाई प्रेशर जोन होता है, इक्वेटर एक लो प्रेशर जोन होता है, तो डायरेक्शन की वजह से ये इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन एज यू मूव फ्रॉम द एजेस टुवर्ड्स द सेंटर, एयर प्रेशर विल डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, या डिपेंड करता है विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन पे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाती हूँ गाइज मैं। आप एक बार अगर इन्हें सॉल्व कर लेंगे ना, एक बार, दो बार, तीन बार, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन आप तब तक उसे श्योर मत मानिए कि आपको वो आया है जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो यही मेरा एक मेन मोटो है इस तरह के क्वेश्चंस लाने का, कि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, और उम्मीद है कि कोई थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई भी होगी। जैसा कि मैं देख पा रही हूं आंसर आ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। सो गाइस, अब एक चीज देखिए, हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन एज यू मूव फ्रॉम द एज टुवर्ड्स द सेंटर। तो चलिए बनाते हैं एक बार। पहले तो नाम यहाँ पे लिख दीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ट्रॉपिकल साइक्लोन बना दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि अगर आप मूव फ्रॉम द एज टुवर्ड्स द सेंटर, तो मान लीजिए कि ये मैंने एक बना दिया, ये पर्टिकुलर एक प्लेस है, और ये प्लेस है लो प्रेशर जोन। ठीक है, लो प्रेशर जोन है, और इसके चारों तरफ
ये सारे हाई प्रेशर जोन है। अब देखिएगा, एक पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करिए। तो ये जो साइड में जो जोन हमने बनाए हैं, ये क्या है, उसके एज है, किनारे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, उसका सेंटर। अब मान लीजिए कि हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी, तो दोस्तों एक बहुत जनरल सी चीज मैं आपसे पूछूं कि अगर हवा हाई टू लो प्रेशर की तरफ आ रही है तो हवा की स्पीड क्या होगी? तो हवा की स्पीड क्या होगी? आंसर तो मैं बाद में बताऊंगी। क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन एज यू मूव फ्रॉम द एज टुवर्ड्स द सेंटर एयर प्रेशर विल, तो अगर आप एज से सेंटर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो वायुदाब में क्या आएगी, कमी आएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। एज यू मूव फ्रॉम द एजेस टुवर्ड्स द सेंटर एयर प्रेशर विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो दोस्तों इसमें मैंने इतना तो कोई रॉकेट साइंस जैसा सवाल पूछा ही नहीं था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, काफी कम हो जाता है, वायुदाब काफी कम हो जाता है, क्योंकि वो लो प्रेशर जोन है ऑलरेडी। वह बाहर हाई प्रेशर जोन है, अब लो प्रेशर जोन क्यों है, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर की वजह से है। चलिए अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गाइस थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि 4 बजने वाले हैं, 4 बजे हमारी ज्योग्राफी की ही क्लास है। आप भी अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आ सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस नेट जेआरएफ, आपको सर्च करना है, वहां पे आपको अभी वाली क्लास का मैं लिंक भेज दूंगी। बिल्कुल फ्री क्लास है, इसी से आगे के क्वेश्चंस वहां हो रहे हैं, मतलब वहां मैं ये क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुकी हूँ, यूट्यूब पे मैं अब करवा रही हूँ। तो आपको अगर आगे के क्वेश्चंस करने हैं, वहां हमारी ओशनोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो आप कर सकते हैं, मेरे साथ में वहां पे जुड़ सकते हैं। ओके, द गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट ओनली 2 and 3। क्योंकि एक चीज याद रखना, पहले आप थर्ड को एक बार आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, द आई ऑफ साइक्लोन हैज लोएस्ट प्रेशर एज लो एज 880 MB। तो दोस्तों 880 MB, अगर मैं बोलूं कि 880 MB में और 900 MB में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो 880 MB कहाँ की बता रहे हैं, आई ऑफ साइक्लोन, दैट मीन्स दिस इज द टोटली लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, जितना लो एमबी हमेशा एटमोस्फियर के लो प्रेशर को इंडिकेट करती है, जितनी कम एमबी होगी उतना ही प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है, जो आपका प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है। तो अब मान लीजिए कि जो 900 MB यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बहुत कम एमबी है, तो इसका मतलब कम एमबी, दैट मींस हाइट इसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा हाइट उतनी कम एमबी। तो वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं और कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रेशर 900 MB है, सो इट इज वेरी नियर टू द सरफेस, नो, सरफेस की अगर वो पास होगी तो उसका एयर प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट उतना ही कम प्रेशर। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि 880 MB तो साइक्लोन की आई है, इसका मतलब ये लो प्रेशर एरिया है, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट यहां पे हमारा गलत माना जाएगा। सिर्फ दूसरा, द ओशन सरफेस हैज हाई प्रेशर, दिस इज करेक्ट, एट द आई ऑफ साइक्लोन हैज लोएस्ट प्रेशर, दिस इज 880 MB, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट द 900 MB इट इज नॉट नियर टू द सरफेस, इसका मतलब 900 MB बहुत ज्यादा हाइट पे होगी, क्योंकि बहुत कम एमबी का प्रेशर है ये। चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइक्लोन।
फॉर पेपर 2 ज्योग्राफी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। नम आयु गुप्त ऊष्मा विमोचन करती है और चक्रवात का बल कम हो जाता है। अब तो वही क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। नो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मेरे कहने से एक बार और रीड कर लो, हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा करेक्ट है? ऑल तो नहीं होगा, क्योंकि यहां बोला गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन हाई प्रेशर कोर। नो, इट इज द लो प्रेशर कोर। पहला गलत, दूसरा तीसरा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन भी बड़ा है और उसके ऑप्शंस भी थोड़े से बड़े हैं, देखिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द बोथ आर वेरी करेक्ट। थोड़ा जल्दी। नेक्स्ट, which of the following reason can possibly explain more cyclone occurring in Bay of Bengal than in Arabian Sea? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कंपैरेटिवली बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी से ज्यादा आने का कारण क्या है? एक तो ईस्टर्न लीड्स, क्योंकि हमने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, और अरेबियन सी का एरिया बहुत ज्यादा है। बे ऑफ बंगाल में कंपैरेटिवली सैलिनिटी कम है, इस वजह से पानी हल्का है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से रोटेट जल्दी हो पाता है, और नैरो है, इस वजह से बे ऑफ बंगाल में तूफान जल्दी आ जाते हैं। तो सी डी इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू साइक्लोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुझे लगता है आज की क्लास के बाद में साइक्लोन तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। कल की क्लास में दोस्तों हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह की क्लाइमेट के टाइप्स होते हैं। क्लासिफिकेशन कोपेन का भी, थॉर्नवेट का भी, और भी किस बिहाफ पे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन होता है, ये हमारा कल मतलब मंडे 3 PM। कल क्लास नहीं है गाइज, मैं आपको बोल दूं, फिर आप लोग मैसेज भी करते हैं, मैं बता दूं मेरी क्लास मंडे टू सैटरडे होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Majority of deadliest tropical cyclone in world history have been Bay of Bengal storm. And the last question is, forests are broadly classified depending on when they shed their leaves. Shedding of leaves is dependent on which of these factor? जनरली हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं वनों का, तो हम यही करते हैं ना कि वो उनकी पत्तियां कब गिरती हैं, उसी वजह से हम डेसिडुअस है, मानसून है, या एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो पत्ते कब गिराते हैं, तो पत्तियों का जो झड़ना होता है वो किस पे निर्भर करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशन। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर मीन सीजनल वेरिएशन जब आते हैं तो पत्ते अपने गिरा देते हैं, और लैटिट्यूडनल मीन जैसे जैसे दूर चले जाते हैं इक्वेटर से, मॉइस्चर कंटेंट एंड जो आपका नमी है, नमी और टेम्परेचर में कमी आ जाती है।
तो ये सारे फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन आज की क्लास के लिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हमारी क्लास नहीं है, इसके साथ साथ अभी हमारी 4 बजे स्पेशल क्लास है। अगर आप भी स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और पहली बार लेना चाहते हैं तो दोस्तों इनवाइट कोड मैं आपको बता देती हूँ, UGC10 लगा देना, आपको आपकी जो फ्री क्लासेस है वो अनलॉक हो जाएंगी। और अगर आपको चाहिए लिंक, तो लिंक के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस नेट JRF टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करके आते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। चाहे किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन हो, UGC10 कोड की हेल्प से आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा। अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से 4 बजे वाली क्लास में। आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय। मेरी जो क्लासेस होती हैं दोस्तों वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, लेकिन अभी जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके पास में कंटेंट का थोड़ा सा कमी थी, तो आप भी हिस्सा बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।